इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो जेई मीन्स नीट और एडवांस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर को अगर आप कायदे से कर लेंगे तो आप ज्यादातर क्वेश्चन जो मेंस और एडवांस के आते हैं, एडवांस के भी कुछ, नीट के सारे क्वेश्चन और मेंस के सारे क्वेश्चन आप लगभग कर जाएंगे। मैं जो है वन शॉट बनाने जा रहा हूं जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फॉर्मूला, इन सबको हम कायदे से डिस्कस कर रहे हैं। इस वन शॉट को करने के बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर कोई समस्या आती है तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ निको, ये बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तुम पहला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हो? गुड आफ्टरनून सर। सर ईएमआई में पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आप वहीं से शुरू कीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स बताता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी एरिया। अब पहले केस में देखिए, अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन, तो हम क्या लिखते हैं, फाई बी कैन बी रिटन एज बी डॉट ए या बी इंटू ए। लेकिन if there is theta angle between magnetic field and area vector, so you can write phi b can be written as b cos theta into a। आपने क्या लिया, b का कंपोनेंट ले लिया किधर, एरिया वेक्टर के साइड में, क्या हो गया, b cos theta। so you can write magnetic flux can be written as phi b can be written as ba cos theta। और आप डॉट प्रोडक्ट में पढ़े हैं a डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा इक्वल टू a डॉट बी, सो बी ए कॉस थीटा कैन बी रिटन एज b डॉट ए। इसका यूनिट आप जानते हैं, यूनिट में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा यूनिट इज वेबर डब्ल्यू। सर ईएमआई सेकंड टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसको शुरुआत ओस्टेड ने किया था। ओस्टेड ने क्या किया था, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। एक करंट कैरिंग कंडक्टर था और उसमें उन्होंने करंट फ्लो कराया और बगल में कंपास नीडल रखा था। जब की क्लोज किया तो इसमें क्या हुआ, देयर वाज डिफ्लेक्शन, मींस अ करंट कैरिंग प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो ओस्टेड ने क्या किया, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। उसी तरह फैराडे ने क्या किया, फैराडेज ने मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया, करंट डेवलप किया। तो क्या हुआ, फैराडे और ओस्टेड के दोनों के एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, आपने ड्रॉ किया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बोथ आर नॉट द डिफरेंट थिंग, बोथ आर इंटररिलेटेड। current can produce the magnetic field and magnetic field can produce the current। सर थर्ड टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये होता है अगर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। रिलेटिव मोशन मतलब आइदर मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल और मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, और कॉइल इज मूविंग टुवर्ड्स द मैग्नेट और कॉइल इज मूविंग अवे फ्रॉम द मैग्नेट, or both are moving towards each other or away from each other, then there is change in number of magnetic lines of forces passing through it। जैसे अब ये नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक लाइन्स ये है। अब नॉर्थ पोल को आप इसके करीब लेंगे क्या होगा, इस कॉइल के थ्रू नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस बढ़ेंगी, और जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस बढ़ेंगी तो देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसके कारण क्या होगा, एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर सर्किट क्लोज होगी तो एक इंड्यूस करंट फ्लो होगा। जैसे नॉर्थ पोल इधर जा रहा था, यहाँ क्या होगा, नॉर्थ पोल डेवलप हो गया, इसका गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन राइट साइड हो गया। सिमिलरली मान लीजिए आप नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, अब क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल विल डिक्रीज, देन देयर विल आल्सो बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा देन दैट इंस्टेंट देयर इज इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट। अगर कॉइल क्लोज है तो इंड्यूस करंट भी होगा, अगर कॉइल ओपन है तो खाली इंड्यूस ईएमएफ होगा। यहाँ कॉइल क्लोज्ड है, जब आप मैग्नेट को दूर ले जाने लगे तो नंबर ऑफ लाइंस, विच लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दिस कॉइल डिक्रीजेस, और जिसके कारण क्या हुआ, मोमेंटली इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ, और गैलोमीटर ने उसके अपोजिट डिफ्लेक्शन दिया। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सर फोर्थ टॉपिक है फैराडेज लॉ। नेक्स्ट इज फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ दो तरह का, दो है। पहला है फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ,
or Newman's law. This law is also said to be Newman's law. ये क्या कहता है? Whenever there is relative motion between magnet and coil, an induced EMF develops in the coil whose magnitude is negative rate of change of magnetic flux. So induced EMF E, it can be written as minus delta phi B by delta T, and if there are capital N number of turns in the coil, so it can be written as minus N delta phi by dt. आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज द माइनस डी फाई बी बाई डी टी माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी. तो इंड्यूस ईएमएफ कब तक प्रोड्यूस होगा? सो लॉन्ग एज देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा? बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू कॉइल. वो कैसे होगा? आइदर यू आर टेकिंग अवे और यू आर टेकिंग टुवर्ड्स, और बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर और बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. इसका एसआई यूनिट क्या है? अगर ईएमएफ है, वेदर इट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ और एनी ईएमएफ, इस एसआई यूनिट इज व्हाट? वोल्ट. ये तो आप जानते हैं, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है. अब ये बताइए, हाउ कैन वी चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के कई तरीके, जैसे पहला बाय चेंजिंग द डायरेक्शन. By changing the direction. आपने क्या बोला कि E equals to minus N delta phi B by dt. You know it very well. What is delta phi B? Minus N BA cos theta by dt. आप इसका डायरेक्शन बदल दीजिए. तो डायरेक्शन कैसे बदलेंगे? माइनस एन बी ए बाई डी टी. कई बार आप लिख सकते हैं फाइनल कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा. इसको लिखा जा सकता है कि नहीं सकता? या इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं. इंड्यूस ईएमएफ कैन बी रिटन एज ई कैन बी रिटन एज माइनस एन d phi b by dt. You know it very well. Multiply and divide both sides by the same quantity, that d theta. So you can write minus n d phi b by dt into d theta by dt. This is one of the method of changing the flux. और आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ खुद प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? You can also write, आपने क्या लिखा? U E can be written as minus n d phi b by d theta into d theta by dt. What is rate of change of angular displacement? Yeah, it can be written as angular velocity. So you can write minus omega d phi b by dt. And what is d phi by dt? Minus omega d by dt of BA cos theta. So it can be written as number of turns if is n. If you are taking it n, so minus n omega BA. BA is the constant, take outside, and on differentiating cos theta you will get what? You will get minus sin theta. Therefore it can be written as minus minus plus माइन एन बी ए ओमेगा साइन थीटा. याद रखिए, अल्टरनेटिंग करंट इज नथिंग बट इट इज द एक्सटेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. आपको थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं. ये बताइए, व्हाट इज दिस? आप लिखा ईएमएफ ई, इट कैन बी रिटन एज ई नॉट साइन ओमेगा टी. इस तरह की चीजें आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े थे. क्या पढ़े थे? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. y वाज द डिस्प्लेसमेंट एंड ए क्या था? एम्पलीट्यूड. इन द सेम वे यू विल स्टडी इन अल्टरनेटिंग करंट E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? इट इज द वन हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड इट्स डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली. वही तो आप एसएचएम में भी पढ़ते थे. ये सिंपल हार्मोनिक साइन वेव था, इसका मैग्नीट्यूड बार बार चेंज होता था
और डायरेक्शन हर हाफ साइकिल के बाद चेंज हो जाता था कि नहीं, हाफ साइकिल तक पॉजिटिव, हाफ साइकिल तक नेगेटिव। चलिए इसको तो हम लोग एसी में डिस्कस करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा हमने हिंट कर दिया कि ये चीज जब जहां हम ईएमआई खत्म करेंगे वहीं से एसी शुरू होगा। दैट मीन्स एसी इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेकेंड मेथड क्या होगा? बाय चेंजिंग द एरिया, बाय चेंजिंग द एरिया। कैसे? आप लिखा E इक्वल्स टू माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। So it can be written as minus NBA NB cos theta dA by dt। आप एरिया को चेंज करके भी क्या कर सकते हैं? फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, इंड्यूस में चेंज कर सकते हैं। तीसरा, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या? ये वो तरीके हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, वो क्या करेगा? इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। E कैन बी रिटन एज माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा, या कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं 11 पढ़े, कॉस थीटा ओमेगा टी भी होता है। और इट सो E कैन बी रिटन एज माइनस एन ए कॉस थीटा डी बाई डी टी। ये तीसरा तरीका हो गया। अगर आपके पास एक सॉलिनॉइड है, उसमें आप करंट को वेरी करें, आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड क्या होता है? बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अगर आप करंट को वेरी करेंगे तो भी देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विच विल इंड्यूस व्हाट? इट विल इंड्यूस द इंड्यूस ईएमएफ। फोर्थ तरीका देख लीजिए, चौथा, बाय चेंजिंग द करंट, चेंजिंग द करंट। तो E कैन बी रिटन एज माइनस एन ए cos theta d by dt of what? B. And in case of solenoid, B is what? Mu naught Ni. So you can take constant outside. मान लो number of turns per unit length small n है ही, तो so you can get mu naught Na cos theta di by dt. It means magnetic flux or induced EMF can be produced by 4 different ways: by changing the magnetic field, by changing the direction, by changing the current, and by changing the area. ये हमको लगता समझ में आ रहा? और निको बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नाउ फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है? फैराडे सेकेंड लॉ, इसी को हम बोलते हैं लेंज लॉ। क्या बोलते हैं? लेंज लॉ। इट इज सेइंग the direction of induced current and induced EMF in a coil is such that it opposes the cause which produces it। मतलब जो भी करंट और EMF पैदा करता है कॉइल में, करंट और EMF उसी का विरोध करता है। मतलब मैग्नेट उसमें क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो मैग्नेट के मोशन क्या करेगा? अपोज करेगा। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, हमारे पास ये कॉइल है और there is the galvanometer connected with it, and there is the magnet, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब अगर हम इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करें तो कॉइल में वो पोलैरिटी डेवलप होगी जो क्या करेगी? मैग्नेट मोशन को अपोज करेगी। बट नेचुरल है, इसमें तुरंत नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा एंड करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और डिफ्लेक्शन इंटरेक्शन देगा। क्या हमने कहा? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज। जो इसको पैदा कर रहा है, अपने पैदा करने वाला का ये क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। करंट किसने पैदा किया? मैग्नेट के मैग्नेटिक लाइन चेंज होने के कारण। अब अगर उसी को हम देखें, जैसे हमारे पास कॉइल है,
गैलोमीटर लगा हुआ है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। अब मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, तो क्या करेगा, इसमें जो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा जो इसके मोशन को अपोज करेगा। ये बताओ, अगर यहाँ साउथ पोल डेवलप होगा तो ही तो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, दूर नहीं जाने देगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इज सच, वो न तो करीब आने देगा न दूर जाने देगा। यहां देखो क्या हुआ, जैसे ही आपने नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ मूव कराया, यहाँ नॉर्थ पोल डेवलप हो गया और ये क्या करने लगा, मैग्नेट के मोशन को अपोज कर रहा है। सिमिलरली जब आप मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तो नॉर्थ पोल जब दूर जाने लगा तो यहाँ तुरंत साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, और जब साउथ पोल डेवलप हो जाएगा तो करंट विल मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्या करेगा, साउथ पोल डेवलप जो हुआ उसको अट्रैक्ट करने लगा, उसको दूर नहीं जाने देगा। तो लेंजर लॉ सिंपल चीज कहता है, जो इसको करंट को पैदा करता है करंट उसका अपोज करता है। एक सिंपल प्रॉब्लम देखिए, हमारे पास एक कॉइल है, एक मैग्नेट फ्री फॉल हम करा रहे हैं, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, ये नीचे आ रहा है, मैग्नेट इससे थ्रू क्रॉस करेगा और एक बेसिक चीज है, अब ये साउथ हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा। जब मैग्नेट कॉइल की तरफ आएगा तो नॉर्थ पोल इसके सामने है, तो क्या होगा, यहां नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी तो करंट विल फ्लो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जो इसका एक्सीलरेशन है वो क्या होगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम होगा। क्यों, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो फ्री फॉल हो रहा था विदाउट एनी अपोजिशन, लेकिन जैसे ही आपने कॉइल देखा इसमें क्या हुआ, एक ऐसा करंट फ्लो किया जिसने सेम पोलैरिटी डेवलप की और मैग्नेट के मोशन को अपोज कर रहा है। फिर जब नीचे चलाया, कॉइल को क्रॉस किया, अब साउथ पोल यहां हो गया, तो ये क्या करेगा, कॉइल में करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि साउथ पोल दूर न जाने पाए। तो साउथ पोल दूर न जाने पाए तो क्या पोलैरिटी रहेगी, यहाँ नॉर्थ ही रहेगी। तो फिर क्या किया, जब नॉर्थ रहेगा उसको अट्रैक्ट करेगा, इस केस में भी एक्सीलरेशन विल बी लेस देन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ फ्री फॉल हो रहा है, लेकिन कॉइल में जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, जिसको हम इंड्यूस करें, इंड्यूस क्यों कहते हैं कि करंट इज नॉट प्रोड्यूस ड्यू टू द डायरेक्ट कांस्टेंट। ये क्या हो रहा है, जब उसके करीब मैग्नेट आ रहा है, देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक लाइन, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है विदाउट कमिंग इन फिजिकल कांटेक्ट, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट एज ए इंड्यूस करंट। ये जो फैराडे का सेकेंड लॉ जिसको हमने लेंज लॉ बताया, इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों, लेंज लॉ में हमने आपसे क्या बताया अभी, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज। अगर ये अपोज नहीं करता और ये सपोर्ट कर देता तो हमको बिना कोई वर्क किए एनर्जी मिलती रहती, एंड इट इज इम्पॉसिबल। अगर हम इसमें होता कि लेंज लॉ में क्या हो जाता कि इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस का करंट डायरेक्शन ऐसा होता कि उसको सपोर्ट करता। अगर सपोर्ट करता मींस वी आर गेटिंग द वर्क विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट परफॉर्मिंग एनी वर्क। ये पॉसिबल नहीं है। तो अपोज करने का कारण क्या है, क्योंकि इट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर फिफ्थ टॉपिक है इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। नेक्स्ट इज इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। induced current and induced charge। फैराडे ने क्या बात कही थी, फैराडे ने ईएमएफ की बात कही थी, व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप। लेकिन अगर कोई कॉइल है तो उसका रेजिस्टेंस में होगा, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ यू हैव राइट E इक्वल टू माइनस n d phi b by dt। अगर कॉइल का रेजिस्टेंस R है तो I कैन बी रिटन एज E बाई R, दैट इज माइनस n बाई R d phi b by। Similarly, you know that Q can be written as I into dt, and I is what? I is minus n by R d phi b
by dt into dt, dt cancel out, so it becomes n by r. You know the EMF, you have the current, and you have the charge. What is similarity between these three? First similarity is that both are E, I, and Q, both are proportional to the change in magnetic flux. And E and I both are inversely proportional to time also, but Q is independent upon time. ध्यान दीजिए, देयर इज थियोरेटिकल क्वेश्चन आल्सो इन जेईई मेंस एंड नीट। एडवांस में भी थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट इस बारे में मालूम होना, क्लियर होना चाहिए। क्या है? ईएमएफ और करंट सिमिलरिटी क्या है तीनों में? तीनों चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन करंट और ईएमएफ, इंड्यूस करंट ईएमएफ, दे आर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, बट चार्ज इज इंडिपेंडेंट अपॉन टाइम। यहां कहीं भी टाइम का फैक्टर नहीं आ रहा है। So these theoretical and these numericals must known to you clearly. You have studied the induced current and induced EMF. सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम इंड्यूस करंट रिएक्शन कैसे जानेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट करंट रिएक्शन तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पढ़े थे। आपको मालूम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? स्ट्रेच योर फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब इन सच अ वे दैट दे ऑल द थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसी चीज को हम क्या पढ़ेंगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में। जैसे हमने यहां बनाया, देखिए क्या कहेंगे? स्ट्रेच द सेंटर फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब इन सच अ वे दैट ऑल द थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसमें क्या था? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में सेंटर फिंगर करंट बताता था, यहां क्या बता रहा है? सेंटर फिंगर इंड्यूस ईएमएफ करंट बता रहा है। मतलब जो आपका डायरेक्ट करंट इंड्यूस करंट क्या है, उसके अपोजिट है। मोशन सेम है, थंब क्या बताता है? मोशन। फोर फिंगर क्या बताता है? फील्ड। तो सब कुछ सेम है, बस एक ही डिफरेंस है, डायरेक्ट करंट में जो डायरेक्ट करंट डायरेक्शन होता है, इंड्यूस करंट में उसके अपोजिट होता है, इसलिए हम उसको कहां यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हाथ में देखिए, थंब इंडिकेट्स द मोशन और फोर्स, फोर फिंगर is directing toward the magnetic field, and center finger give the direction of induced current. तो इंड्यूस करंट और डायरेक्ट करंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है सेम है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, बस द डायरेक्शन ऑफ करंट आर अपोजिट टू ईच अदर। सर सिक्स्थ टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ पे आपको जेईई मेंस और नीट में काफी क्वेश्चन मिलेंगे। ये है बड़ा आसान, बस का थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको हो जाए तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है AB, there is the conducting rod AB and it is moving with velocity V in magnetic field capital B. क्या है? मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट इज एक्टिंग इनवर्ड। हियर द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बताइए, इफ इट इज अ कंडक्टर देन इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो पॉजिटिव चार्ज वहां डेवलप हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन हुआ वो क्या? इट इज नेगेटिव चार्ज। और आप जानते हैं अगर कोई भी कंडक्टिंग रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स। कौन सा फोर्स? लॉरेंज फोर्स। एंड दैट इज QVV। अब बताइए, अगर वो मूव कर रहा है तो मूव इलेक्ट्रॉन भी कर रहा है और प्रोटॉन भी मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है किधर? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और फील्ड उसके परपेंडिकुलर है, तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट करंट होगा, जिधर प्रोटॉन जाएगा उसके डायरेक्शन करंट होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, बताइएगा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपोजिट हो रहा है तो उस पर फोर्स किधर लगेगा?
देख रहे हैं नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उधर हो रहा है, तो करंट क्या होगा, उसके अपोजिट जाएगा। तो जो निगेटिव चार्ज होगा उस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड। फ्लेमिंग्स रूल याद रखिए। लेकिन आप कहेंगे सर पॉजिटिव चार्ज भी तो जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन करंट होता है, तो ये हमारा दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर फिंगर क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर फिंगर क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। उस पर फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड, मतलब ए के साइड। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, ए के साइड। हुआ कि नहीं हुआ, मतलब अपर लेवल में ए के साइड पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होने लगे और लोअर साइड में निगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होने लगे, इसके कारण होगा क्या, देयर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि मैग्नेटिक फोर्स इस पे अपर लग रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स कारण चार्ज बाहर चला जाएगा, चार्ज कभी बाहर नहीं जाए। क्यों, इनके बीच में एक और फोर्स लगता है, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आप जानते हैं Fe इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, और ये क्या होता है, ई क्या होता है, V बाई एल भी होता है। इन इक्विलिब्रियम Fe कैन बी रिटन एज Fm। तो आपने क्या लिखा, Q V बाई एल इक्वल्स टू Q VV, Q Q कैंसिल हो गया, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टिंग रॉड which is moving perpendicular to magnetic field is VBL। इसको आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे एक ट्रेन है, वो ट्रैक पे जा रही है, ये एक्सेल है, तो ये बताइए अर्थ का वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, तो जो उसका एक्सेल क्या करेगा, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। जब वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो देयर विल बी द इंड्यूस ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द एक्सेल। वही नहीं, एक प्लेन है, हवा में उड़ रहा है हॉरिजॉन्टली, तो क्या करेगा, अर्थ के वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, उसके दोनों एंड पे क्या होगा, जो विंग्स है उसके दोनों एंड पे देयर विल बी इंड्यूस ईएमएफ। अगर कोई प्लेन लैंड कर रहा है तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दिस इज द नॉर्थ साउथ। ठीक, अगर वही जब लैंड कर रहा है और प्लेन ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में उड़ रहा है तो क्या करेगा, अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करेगा। जब अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करेगा तो देयर विल बी इंड्यूस ईएमएफ डेवलप्स अक्रॉस इट्स टू विंग। तो ये एग्जांपल आप जान ही रहे हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ के दीज आर सो इजी एग्जांपल्स, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अभी आपने पढ़ा इंड्यूस ईएमएफ डेवलप अक्रॉस द कंडक्टिंग रॉड व्हेन इट इज इन ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन अगर कोई रॉड है एंड दिस रॉड इज रोटेटिंग अबाउट द फिक्स एक्सिस, in this way in uniform magnetic field। ठीक है, मान लो ये रॉड है, उसके बाद इसकी पोजीशन ये हो गई O P Q, और दिस एंगल इज वेरी स्मॉल एंगल d थीटा और लेंथ L है। अगर सेपरेशन बहुत छोटा है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, इट इज नियरली स्ट्रेट लाइन। तो आप इसको क्या कर, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस से आप क्या लिखते हैं, आप इसको लिख सकते हैं L d थीटा। तो एक ट्रायंगल बन गया, क्या हुआ, ट्रायंगल बन गया। तो व्हाट इज चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया कैन बी रिटन एज हाफ बेस OP and base into height PQ, 1/2 what is base L, and what about the perpendicular next side, that is L d theta. So you can write 1/2 L square d theta।
नाउ व्हाट इज इंड्यूस ईएमएफ? आप इसको बहुत अच्छी तरह इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाइव वी बाई डी टी, यू कैन राइट इट और नॉट? डी फाइव वी माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू डी ए, एंड यू नो द डी ए माइनस बी, और डी आपने क्या लिखा? डी ए आपने लिखा डी बाई डी टी ऑफ 1/2 एल स्क्वायर डी थीटा, बोलिएगा। और E कैन बी रिटन एज माइनस बी बाई 2 एल स्क्वायर, एंड व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी? इट इज द एंगुलर वेलोसिटी। क्या हो गई? एंगुलर वेलोसिटी। सो द ईएमएफ डेवलप इज 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर कोई रॉड एक एंड उसका फिक्स हो और दूसरा एंड सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा सर्किल में इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ईएमएफ कितना हो गया? 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक, एक रॉड है जिसका लेंथ एल है एंड इट इज मूविंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट ओ, एंड दिस रॉड इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक ये बताइए, हमने भी आपको कहा if a rod is rotating or translating in uniform magnetic field, then there will be EMF developed. तो पहला क्वेश्चन, what is VA minus VB? It will be 0. क्यों? जो आपने क्या लिखा? आपने लिखा what is the potential at A? Potential at A can be written as what? 1/2 omega L square. इसका भी 1/2 ओमेगा एल स्क्वायर। तो दोनों एंड का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन हमने पूछा वीओ माइनस वीए या वीओ माइनस वीबी, क्या होगा? सिंपल चीज है, इट इज ए टेस्ट, और पोटेंशियल क्या होगा? दैट इज द 1/2 बी ओमेगा एंड इट इज L/2 का होल स्क्वायर। पोटेंशियल तो दोनों एंड पे डेवलप हो ही रहा है विथ रिस्पेक्ट टू O, लेकिन अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल निकालेंगे, क्या? दे आर एट द सेम पोटेंशियल, दैट इज इक्विपोटेंशियल, सो पोटेंशियल विल बी 0। लेकिन अगर सेंटर से लेंगे, जहां एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेंगे, तो मान लीजिए किसी ने कहा L/2 डिस्टेंस निकालिए, L/4 डिस्टेंस निकालिए। So by changing the length, you can determine the potential difference at between any two points. EMF आपने क्या कैलकुलेट किया? EMF डेवलप इक्वल्स टू माइनस n d⁵v/dt, या नंबर ऑफ टर्न्स अगर 1 होता यू कैन राइट माइनस d⁵v/। करंट क्या हो गया? E/R। इसी को आपने क्या लिखा? किसके लिए? फॉर रॉड विच इज ट्रांसलेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू VLB। इट कैन आल्सो बी रिटन एज VLB/R। रॉड एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तो फोर्स क्या होगा? F इक्वल्स टू, अभी आपने पढ़ा था, क्या था? बोलिए। फोर्स कैन सिंपली रिटन एज ILB। पढ़ा ना? एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, उसके ऊपर फोर्स लगेगा ILB, और यहां क्या हो गया? I is BLB by R into LB। तो you can write B square L² V/R। तो अगर करंट फ्लो कर रहा, पावर डेवलप, फोर्स लग रहा, अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा, तो उसमें एक पावर भी होगा। पावर क्या होगा? सिंपल तरीका है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। होगा कि नहीं होगा? व्हाट इज द फोर्स? अभी आपने निकाला B² L²
V डिवाइडेड बाई आर, यहाँ V और आ गया तो इट कैन बी रिटन एज B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई आर। लेकिन आप ये बताइए, एक कंडक्टर है, उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जा रहा है, तो हाँ एक मैकेनिकल वर्क एक्सपेंस हो रहा है। तो जो मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है और कंडक्टर में रेजिस्टेंस भी है, तो देयर विल बी आल्सो डिसिपेशन ऑफ पावर। तो पावर डिसिपेशन क्या होगा, हमने लिखा पावर लॉस ऑफ पावर डिसिपेशन आई स्क्वायर आर। व्हाट इज आई? आई यू हैव रिटन बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और आर आर के एक कट गया तो क्या बचा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। दोनों चीज सेम है। दिस इज व्हाट, दिस इज द पावर डिसिपेटेड इन द रॉड विच हैज बीन मूविंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सर 7th टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। अब आते हैं सेल्फ इंडक्शन। इट इज सेल्फ इंडक्शन। किसी भी कॉइल में करंट फ्लो कराया जाए तो करंट तो पहले राइज करेगा ना। व्हेन करंट राइजेस देन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्यों? जब करंट फ्लो करेगा उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जब करंट राइज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, मैग्नेटिक लाइंस भी इंक्रीज होंगी। अगर मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज होंगी तो देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या करेगा, एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। अगर सेम कॉइल में करंट राइज और फॉल हो रहा है, उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। जैसे आप एक सिंपल चीज देखिए, एक कॉइल आपके पास है एंड अ सेल और बैटरी इज कनेक्टेड। की को आप क्लोज किए, करंट आई इंक्रीज करने लगा। सो लॉन्ग एज देयर इज इंक्रीज इन करंट, मोमेंटली होता है। मान लो 1 एम्पियर करंट गया तो 0.1 0.2 0.3 0.4 इन दिस वे इट विल राइज। जब करंट राइज करेगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल विल इंक्रीज। लेकिन कब तक? जब तक वो सेचुरेशन नहीं पहुंच जाएगा। जब वो सेचुरेशन को पहुंच गया, स्टेबल हो गया, नंबर ऑफ लाइंस कांस्टेंट हो गई, तब कोई इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। और यू कैन राइट एल आई। एल को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। इंड्यूस ईएमएफ दो ही केस प्रोड्यूस होगा, व्हेन करंट राइजेस, जब आप सर्किट स्विच ऑन करेंगे, और व्हेन करंट फॉल्स, जब आप स्विच ऑफ करेंगे तब भी 1 से 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 इस तक घटता जाएगा। और जब करंट घटेगा देन देयर विल आल्सो बी डिक्रीज इन नंबर ऑफ लाइंस। जब डिक्रीज इन नंबर ऑफ लाइंस होगा तो भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो जो इंड्यूस करंट होगा जो राइज हो रहा था उसके अपोजिट होगा कि नहीं होगा। तो आपने क्या लिखा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी। ये बताइए, नंबर ऑफ टर्न्स हमने एन बोला है, डी बाई डी टी, हम एन को अंदर लेके चले जाते हैं, हमने लिखा एन फाई बी। व्हाट इज एन फाई बी? एन फाई बी इज एल आई। तो आपने क्या लिखा, E equals to minus d by dt of Li, और E can be written as minus L di by dt, और आप क्या लिख सकते हैं, L can be written as minus E divided by di by dt। देखिए कितना बढ़िया है। सेल्फ इंडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल। मतलब जो इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल। और इसकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इज हेनरी। क्या है इसकी एसआई यूनिट? हेनरी। ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। डायमेंशन तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे, डायमेंशन निकालना टफ नहीं, क्योंकि आप इसको 11 से पढ़ते आए हैं। नाउ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड। आप सोलिनॉइड क्या जानते हैं, सोलिनॉइड क्या होता है, इट इज द कॉइलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स
विच इज इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर ऑन एन इंसुलेटिंग मटेरियल। और उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, और यू कैन राइट म्यू नॉट एन बाई एल आई। स्मॉल एन क्या था, इट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर आप इसकी बात करते हैं, फ्लक्स की बात करते हैं, तो फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी कैन बी रिटन एज B इंटू ए, एंड B इज म्यू नॉट एन आई बाई एल इंटू ए। लेकिन if there are capital N number of turns, you can write net flux N phi B can be written as mu naught N square IA by L। लेकिन अभी अभी आपने लिखा था जस्ट नाउ N phi B equals to क्या लिखा था, Li। so coefficient of self induction can be written as N phi by L। N phi B क्या है, जल्दी बोलो, ये है तुम्हारा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाई एल, हुआ कि नहीं हुआ, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई, सो आई आई गेट कैंसिल, तो बी क्या, एल क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। अब बताइए म्यू नॉट इज व्हाट, दिस इज द परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। अगर सोलिनॉइड को किसी मीडियम में रखा गया है, सो यू कैन राइट कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। और आप ये भी जानते हैं व्हाट इज म्यू, म्यू कैन बी रिटन एज म्यू आर म्यू नॉट, सो एल कैन बी रिटन एज म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। सवाल ये पैदा होता है, अगर कोई लॉन्ग सॉलिनॉइड है तो उसमें जो है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देयर आर टू फैक्टर्स। पहला क्या है, आप इसको देख के समझ गए होंगे, पहला फैक्टर है ज्योमेट्री। पहला फैक्टर क्या है, फैक्टर इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या क्या आता है, ज्योमेट्री में आता है, बताता है एल इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एल इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। हो रहा कि नहीं हो रहा है। दूसरा होता है परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम। आप खुद फॉर्मूला में देखिए, आपको नजर आ रहा है एल इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, म्यू आर म्यू म्यू नॉट। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वन इज द ज्योमेट्री एंड दैट द परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। सर 8th टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एक कोई कॉइल है, उसमें आप करंट फ्लो करते हैं, जब करंट राइज और फॉल करता तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। वो इंड्यूस ईएमएफ करता क्या, करंट के राइज और फॉल को दोनों को अपोज करता है। तो करंट को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपने लिखा L इक्वल्स टू माइनस ई डी आई बाई डी टी, so E can be written as minus L di by dt. It can be written or not? आपने ये मैप का ये फॉर्मूला लिखा। और अगर dq अमाउंट ऑफ चार्ज को हमको मूव कराना है तो हमको dw ऑफ वर्क करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज दिस इज E dq। व्हाट इज E हियर, E अभी आपने लिखा माइनस L डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू, और यू कैन राइट माइनस एल डी क्यू बाई डी टी डी आई। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज सेड टू बी द करंट, सो इट कैन बी रिटन एज माइनस आई डी आई।
अब हमको अगर करंट को जीरो से और मैक्सिमम या स्टेबल पोजीशन पे ले जाना है तो टोटल वर्क डन कितना होगा, एंड दिस वर्क विल बी स्टोर्ड वेयर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कहां से, जीरो से आई नॉट पीक करंट। तो यू कैन राइट एल आई डी आई, और इसको आप इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, एल आई स्क्वायर बाई टू, जीरो टू आई नॉट, so you can write 1 by 2 L I naught square. This is the potential energy stored in any inductor. सर 9th टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ में क्या था, उसी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा था और सेम कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था। इसमें क्या करें, हम दो कॉइल लिए, एक कॉइल में हम करंट पास कराएंगे और दूसरे कॉइल को उसके करीब रखेंगे। ये मान लीजिए कि के है और दूसरा कॉइल ये है जो उसके एकदम करीब है, उसमें हमने सिर्फ गैलोमीटर लगा दिया। हमने इसको की क्लोज किया, करंट स्टार्ट फ्लोइंग। जब करंट फ्लो करेगा तो देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड सो लॉन्ग एज देयर इज राइज और फॉल। जब मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज होंगी देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स and which will also pass through the nearby coil। ये क्या है, इसको हमने कहा प्राइमरी कॉइल और इसको हमने क्या कहा, सेकेंडरी कॉइल। इसमें N1 नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें N2 नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें करंट I1 जा रहा है। तो जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वो सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स के लिए जिम्मेदार है। क्यों, करंट जब राइज और फॉल हो रहा है तो नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल चेंज हो रही है, उस कारण इसमें इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है। लेकिन आप ये जानते हैं जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, जो इंड्यूस करंट होता है, वो आपके अप्लाइड करंट के अपोजिट होता है। क्या करेगा, वो करंट के राइज और फॉल को अपोज करेगा। तो अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज मूव करे तो इसमें क्या होगा, द मोशन विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने क्या लिखा, फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल N2 is directly proportional to the current in the primary coil। जितना प्राइमरी में करंट का राइज फॉल होगा उतना ही इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और यू कैन राइट N2 is equals to MI1 where M that is the N2 divided by I1। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखिए इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होगा, इट कैन बी रिटन एज N2 d∅2 बाई dt। तो आप फैराडे लॉ से पढ़ते आ रहे हैं, N2 को हम अंदर ले गए, यू कैन राइट d बाई dt ऑफ N2 N2 को आपने क्या लिखा, दैट इज MI1। सो E2 कैन बी रिटन एज माइनस M को बाहर ले लिए di1 बाई dt। So M can be written as minus E2 divided by di1 by dt। देख कितना बढ़िया आंसर है। क्या बोलता है, द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैन बी डिफाइंड एज द इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। इन दोनों का रेशियो कि नहीं है, इसका भी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट इज सेम, दैट इज हेनरी H। So both have the same unit। This is the mutual induction of two long solid rod which is coaxial। दो कॉइल हैं, एक देख रहे हैं आप प्राइमरी है जो हमने कंटिन्यूअस लाइन से बनाया, दूसरा सेकेंडरी है जो हमने डॉटेड लाइन से बनाया। प्राइमरी में N1 नंबर ऑफ टर्न्स है और सेकेंडरी में N2 नंबर ऑफ टर्न्स। तो प्राइमरी में करंट I1 फ्लो कर रहा है, जब I1 करंट इसमें फ्लो करेगा then there will be change in flux। उस चेंज इन फ्लक्स कारण क्या होगा, सेकेंडरी में एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। तो फ्लक्स क्या होगा प्राइमरी में, फ्लक्स इन द प्राइमरी कैन बी रिटन एज ∅1 B1 इंटू ए। तो B1 क्या है, म्यू नॉट N1 बाई L I1 इंटू ए। और इसके कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इन द सेकेंडरी क्या होगा, ∅B
बी इंटू ए। तो सेकेंडरी का क्या हो गया, प्राइमरी का होगा म्यू नॉट N1 Li1 इंटू ए। ध्यान रखिएगा, जो सेकेंडरी में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो क्यों, ड्यू टू द प्राइमरी कॉइल। तो आपने क्या लिखा, टोटल फ्लक्स N2 phi2, यू कैन राइट म्यू नॉट N1 N2 बाई L I1 इंटू ए बोलेगा। और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन अभी आपने निकाला है, M क्या था, M इक्वल्स टू, जल्दी बोलिए, आपने लिखा म्यू नॉट N1 N2 I1 A बाई L I1 कट गया तो M क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन म्यू नॉट N1 बाई L अगर लिख दें N2 इंटू ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज व्हाट, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो आप इसको लिख सकते हैं स्मॉल N1 N2 ए। इफ देयर इज द मीडियम, एयर कोर ना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, M कैन बी रिटन एज म्यू, मीडियम में N1 N2 ए, और M कैन बी रिटन एज म्यू आर म्यू नॉट N1 N2 ए। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सभी टॉपिक हमने कवर कर दिया, उसका फॉर्मूला भी लिखा है, उसका डेरिवेशन भी करा दिया। ये जेईई मेंस एडवांस और नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये जो लोग बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए भी एक लिए इम्पोर्टेंट है। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं को बोलो, ओके, ऑल द बेस्ट।